Dr. Wise, the channel for True Story Tower. सब्ज परी की कहानी। कहते हैं किसी जमाने में एक बादशाह का बेटा वजीर के बेटे के साथ पढ़ता था। एक रोज पढ़ाई में मसरूफ थे कि अचानक शहजादा वजीरजादे से कहने लगा, अगर हम पढ़ते पढ़ते यहीं सो गए तो हम में से जो पहले उठे वो दूसरे को भी जगह दे। पढ़ते पढ़ते आखिरकार वो दोनों लड़के सो गए। दूसरे रोज वजीरजादे की आंख पहले खुल गई और उसने वादे के मुताबिक शहजादे को भी जगह दिया। आंख खुलते ही शहजादे ने अपने चारों तरफ देखा और फिर अचानक जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इसकी ये हालत देखकर वजीरजादा घबरा गया और इस शहजादे से रोने का सबब जानने की कोशिश की, मगर वो कुछ भी ना बोला। इसके रोने की आवाज सुनकर मलिका भी आ गई। उसने भी पूछा, मगर शहजादा तब भी कुछ ना बोला। बादशाह ने भी लाख कोशिश की मगर शहजादा फिर भी खामोश रहा। इसकी ये हालत देखकर बादशाह परेशान हो गया और उसने वजीरजादे को फांसी का हुक्म सुना दिया। बादशाह का ख्याल था कि वजीरजादा रात को शहजादे के कमरे में सोया था और उसी ने शहजादे को कोई ऐसी बात कही है जिसकी वजह से शहजादे को मुसलसल चुप लग गई है। आखिर वो दिन भी पहुंचा जिस रोज वजीरजादे को फांसी दी जानी थी। फांसी घाट के नज़दीक बहुत से लोग जमा थे, जबकि एक तरफ बादशाह और शहजादे समेत वजीर बैठे थे। जब जल्लाद उसे फांसी के फंदे के करीब ले गए तो शहजादे ने अपनी चुप तोड़ डाली। उसने कहा, इसे कुछ मत कहीं। उसने ना तो मुझे कुछ ऐसी वैसी बात कही है और ना ही मारा है। कुछ दिन पहले रात सोने से पहले हमने फैसला किया था कि हम में से जो भी पहले उठेगा वो दूसरे को भी जगह देगा। चूंकि उसकी आंख पहले खुल गई तो उसने वादे के मुताबिक मुझे भी जगह दिया। जिस लम्हे इसने मुझे जगाया इस वक्त में एक ख्वाब देख रहा था। मेरे ख्वाबे इस कदर हुसैन और हकीकी थे कि उसके टूटने से मुझे बहुत सदमा पहुंचा और यही दुख है जो मुझे खून के आंसू रुला रहा है। बादशाह ने जब ख्वाब सुनने की फरमाइश की तो शहजादा बोला, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक ऐसे शहर में हूं जहां की हर चीज सब्ज है और शहर के वस्त में एक सब्ज दरिया बह रहा है। इस सब्ज दरिया के किनारे एक सब्ज रंग का महल है जहां एक सब्ज परी खड़ी मुस्करा रही है। वो सब्ज परी इस कदर हुसैन थी कि मैं पहली ही नज़र में उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। मैं इससे बात करने ही लगा था कि वजीरजादे ने मुझे जगह दिया। इस सब्ज परी ने मुझ पर जादू सा कर दिया है। मेरी आंखों के सामने इसका चेहरा हटता ही नहीं। मुझे इस वक्त तक सुकून नहीं मिल सकता जब तक मैं सब्ज परी को हासिल न कर लूं। लगता है अब कभी भी मैं सुखी न रह पाऊंगा। ख्वाब सुनने के बाद बादशाह ने फौरन वजीरजादे को रहा करने का हुक्म दिया, मगर साथ ही वो शहजादे के ख्वाब बारे सोच विचार करने लगा। किसी भी बाप की तरह वो भी अपने बेटे को खुश व खुर्रम देखना चाहता था। इस परेशानी में उसने शहजादे से कहा, ये काम तो बहुत मुश्किल है। अब हम क्या जाने कि वो सब्ज शहर कहाँ है जिसके वस्त में सब्ज दरिया बहता है। सब्ज दरिया के किनारे सब्ज महल कहाँ है जहां सब्ज परी रहती है। उसे हम भला कहाँ तलाश करेंगे। शहजादा बोला, ख्वाब मैंने देखा है, लिहाजा अब सब्ज परी की तलाश भी मुझ ही को करनी होगी। ये कहने के बाद शहजादे ने बादशाह से सब्ज परी को ढूंढने के लिए जाने की इजाज़त मांगी। बादशाह तो पहले ही परेशान था, अब शहजादे की रवानगी का सोचकर घबरा गया। उसने शहजादे को मुख्तलिफ हीलों बहानों से रोकने की कोशिश की, मगर शहजादे के दिल व दिमाग पर बस एक ही भूत सवार था। आखिर बादशाह को हार माननी ना पड़ी। शहजादे के जाने के इंतजामात होने लगे। बादशाह ने हुक्म दिया कि शहजादे को अस्तबल का सबसे तेज रफ्तार घोड़ा दिया जाए। शहजादा कई दिन और रातें मुसलसल सफर में रहा। आखिरकार एक खानकाहे के पास पहुंचकर उसने अपना घोड़ा रोक लिया और दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगा। इसे वहां बैठे अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि एक बुजुर्ग भी वहां पहुंची। कितनी ही देर दोनों खामोश बैठे रहे। फिर बुजुर्ग बोले, नौजवान तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और इन जंगलों में क्यों नून गुन्ना भटक रहे हो। शहजादे ने उन्हें अपना ख्वाब सुनाया और कहा,
کہ اب وہ اس سبز پری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بزرگ نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اس کی مدد کریں گے۔ رات کے وقت جب شہزادہ گہری نیند سو گیا تو بزرگ نے اپنے سامان سے مخصوص قسم کی کھڑاؤ لکڑی کے جوتے نکالے، انہیں اپنے پاؤں میں ڈالا اور کہا، چل چل کھڑاؤ چل، اس سبز شہر میں چل۔ اگلے ہی لمحے وہ بزرگ سبز شہر میں کھڑے تھے۔ انہوں نے پھر کہا، چل چل کھڑاؤ چل، اس سبز دریا کو چل۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ سبز دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ کچھ دیر انہوں نے اس دریا کا نظارہ کیا اور پھر بولے، چل چل کھڑاؤ چل، اس سبز محل میں چل۔ اب وہ سب محل میں کھڑے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے محل کے سبھی کمروں میں جھانکا۔ آخر کار ایک کمرے میں انہیں سبز پری مل گئی جو اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ پری کو دیکھ کر پہلے تو بزرگ مسکرائے اور پھر بولے، چل چل کھڑاؤ چل، اب خانقاہ کو چل۔ خانقاہ واپس پہنچ کر بزرگ سو گئے اور صبح اس کا بات کا ذکر شہزادے سے بھی نہ کیا۔ دوسری رات وہ بزرگ پھر سبز محل میں گئے اور وہاں کا دوبارہ جائزہ لیا۔ اسی طرح 3 روز بیت گئے۔ وہ ہر رات سبز محل میں پہنچ جاتے اور وہاں کا جائزہ لے کر واپس لوٹ آتے۔ اب وہ سبز محل اور وہاں کے مکینوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر چکے تھے۔ چوتھے روز بزرگ نے شہزادے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا سبز پری کو تو میں نے تلاش کر لیا ہے، میری مانو تو اسے بھول جاؤ، کیونکہ اسے حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ جنات کے قبضے میں ہے۔ مگر شہزادہ سبز پری کو حاصل کرنے کی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے بزرگ سے کہا، خدا کے لیے مجھے اب سبز محل میں چھوڑ آئے، اگر خدا کی مرضی ہوگی تو میں اسے حاصل کر لوں گا، اور اگر خدا نے زندگی ہی اتنی لکھی ہے تو یہ میرا مقدر۔ شہزادے کی بات سن کر بزرگ بہت خوش ہوئے اور اسے اپنی ایک جوتی دی اور دوسری خود پہن کر بولے، چل چل کھڑاؤ چل، اس سبز شہر میں چل۔ شہزادے کو بزرگ یہ کہہ چکے تھے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے۔ شہزادے نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ اگلے ہی لمحے بزرگ نے آہستہ سے شہزادے کو آنکھیں کھولنے کا کہا۔ شہزادے نے حیرانی اور خوشی کے ملے جلے جذباتے کے ساتھ آنکھیں جو کھولیں تو خود کو ایک ایسے شہر میں پایا جہاں ہر شے سبز تھی۔